गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 9th में ग्रामर का एक नया टॉपिक पढ़ाएंगे। उसका नाम है उपसर्ग एवं प्रत्यय। हिंदी में उपसर्ग एवं प्रत्यय कक्षा 9th में आते हैं। तो उपसर्ग एवं प्रत्यय आप 8th में भी सीख के आए हैं, पर ये 9th में है तो मैं आपको ये वीडियो के ज़रिए ये सिखा दूँ। सबसे पहले तो हम देखें कि उपसर्ग क्या है। तो उपसर्ग शब्द दो उप तथा सर्ग के दो योग से निर्मित होता है। जो हमारा ये उपसर्ग शब्द है, उपसर्ग, ये हमारा ये शब्द दो शब्दों से निर्मित है, दो शब्दों से बनता है। एक है उप तथा दूसरा है सर्ग, दूसरा है सर्ग। अब ये उप का अर्थ क्या है? समीप, निकट या पास में होता है। उप का अर्थ है समीप, निकट या पास, नियर, नजदीक, इसका अर्थ ये होता है। और उप शब्द है वो संस्कृत से निर्मित हुआ है। उपविश्य यानी कि बैठना। उप यानी कि पहले जो हमारे गुरु शिष्य को पढ़ाते थे तब पास में बैठकर पढ़ाते थे, तब बोलते थे उपविश्य, उत्तिष्ठ। उत्तिष्ठ यानी कि खड़े होना, उपविश्य यानी बैठना। तो ये उप शब्द संस्कृत से निर्मित हुआ है। तो उप का अर्थ होगा निकट, नजदीक या पास में, नियर। और ये सर्ग का अर्थ है सृष्टि करना। ये सर्ग शब्द है सृष्टि करना यानी कि सर्जन करना। तो पास में रहकर सर्जन करना, पास में रहकर नया सर्जन करना, इसे बोलेंगे उपसर्ग। ये उपसर्ग की उप या सर्ग दोनों शब्द का मैंने आपको डेफिनेशन समझाई। उप यानी पास, नज़दीक या नज़दीक रह के, सर्ग यानी सर्जन करना। तो उप का अर्थ समीप, निकट या पास में होता है, जबकि सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना यानी कि कुछ नया सर्जन करना। पास रहकर दूसरे नए अर्थ वाले शब्द की सृष्टि करना। पास में रहकर दूसरे नए शब्द की सृष्टि करना, यानी कि जो हमारे मूल शब्द होते हैं उसके आगे रह के, उपसर्ग यानी कि उसके आगे रह के नए शब्द का निर्माण करना, उसे बोलेंगे उपसर्ग। नए शब्द की सृष्टि करना। जो हमारा मूल शब्द है उसके आगे लगाएंगे तो नए शब्द का निर्माण होगा, वो उपसर्ग है। और पीछे और पास में, नज़दीक रह के जो नए शब्द का निर्माण करेंगे, पीछे लगेंगे वो प्रत्यय हो गए, आगे लगेंगे वो उपसर्ग हो गए हमारे। देखो, उपसर्ग को अव्यय भी कहा जाता है। उपसर्ग को अव्यय भी कहा जाता है। जो शब्द है मूल शब्द, उसके आगे लगाकर हम जो नए शब्द का निर्माण करते हैं, सृष्टि करना यानी कि सर्ग यानी कि निर्माण करते हैं, उसे बोलेंगे उपसर्ग। तो उसे हम अव्यय भी कहते हैं। उपसर्ग वे शब्दांश या अव्यय होते हैं जो किसी सार्थक शब्द के पहले लगकर, ये खास ध्यान में रखिएगा, जो किसी सार्थक शब्द है, जो शब्द मिला है हमें उसका सही अर्थ होना जरूरी है और उसके पहले लगकर, सार्थक शब्द होना जरूरी है और उसके पहले लगता है उपसर्ग, वो अर्थ का परिवर्तित करते हैं। उपसर्ग वे शब्दांश या अव्यय होते हैं जो किसी सार्थक शब्द के पहले लगकर, आगे लगकर उसके अर्थ का परिवर्तित करते हैं। तो हम उपसर्ग के, अब जो ये सार्थक वाले शब्द है उसका हम थोड़ा एग्जाम्पल में देके आपको उपसर्ग के बारे में समझाती हूँ। तो देखो, जैसे कि उपसर्ग में सबसे पहले क्या होता है, वो शब्द होता है जो हमारा मूल शब्द, वो अर्थ सहित यानी कि सार्थक होना जरूरी है। और वो उपसर्ग कहाँ लगाए जाते हैं? आगे लगाए जाते हैं शब्द के।
शब्द के आगे लगाए जाते हैं और वो जो शब्द मिला है वो सही अर्थ वाला सार्थक होना जरूरी है। तो यहाँ हम जैसे कि हम देखें कि यहाँ पे हमको मूल शब्द मिला है दान, ये हमारे मूल शब्द है। एक मिला है खीला, हल, ज्ञापित, पुत्र, ऐसे तो कई शब्द है जो सार्थक है, लेकिन हम एग्जाम्पल के जरिए देखेंगे कि ये हमारे मूल शब्द है। अब इसे हम उपसर्ग लगा के, आगे उपसर्ग लगा के नए शब्द का निर्माण करेंगे, तब हमारे उपसर्ग लगाकर जो शब्द बनाया है वो सार्थक अर्थ में उपसर्ग होगा। अब ये दान शब्द है, उसके आगे हम नि उपसर्ग लगाएंगे तो ये नया शब्द बन जाएगा निदान, निदान करना। तो ये दान शब्द भी सही अर्थ में दान यानी कि देना, कुछ किसी को देते हैं उसे दान बोलते हैं, और उसके आगे हमने नि शब्द लगा दिया तो हमारा उपसर्ग हुआ नि और दान हमारा सार्थक शब्द है, इसलिए ये नए शब्द का निर्माण हुआ निदान। अब हमें मिला है खीला, तो उसके आगे हम उपसर्ग लगाएंगे अध, तो अधखीला, ये हो गया अधखीला, ये शब्द का निर्माण हो गया। अब है हल, तो इसके आगे लगाएंगे खुश, तो खुशहाल बन जाएगा। अब है ज्ञातित शब्द मिला है तो उसके आगे उपसर्ग लगाएंगे विग, तो विज्ञापित हो जाएगा, विज्ञापित। पुत्र, तो सुपुत्र भी बना सकते हैं, कुपुत्र भी बना सकते हैं, तो हम बनाएंगे सु उपसर्ग लगा के सुपुत्र, तो हे बन गया हमारा, उपसर्ग लगा के नया शब्द का निर्माण किया। कुल, तो अनुकूल, व्याकुल, ऐसे हम लगा सकते हैं, अनुकूल शब्द बनाया हमने। तो ऐसे हम सार्थक शब्दों के साथ उपसर्ग लगा के नए शब्द का जब निर्माण करेंगे तब ये हमारा मूल शब्द के साथ उपसर्ग हमेशा आगे ही लगते हैं। अब हम आगे देखें कि हिंदी में कितने प्रकार के उपसर्ग। एक बात क्लियर कर देना कि उपसर्ग शब्द के आगे लगते हैं और ये शब्द सार्थक होना जरूरी है। अर्थ वाला जो शब्द है उसके आगे उपसर्ग लगाएंगे और नए शब्द का निर्माण करेंगे, तभी हम उपसर्ग लगा के नए शब्द का निर्माण किया ये हो जाएगा। अब उपसर्ग के 3 प्रकार है। हिंदी में 3 प्रकार के उपसर्ग हैं। तीन प्रकार के उपसर्ग है। पहला है कि संस्कृत उपसर्ग, जैसे मैंने बताया कि उपशब्द संस्कृत से निहित हुआ है, निर्मित हुआ है, वैसे ही यहाँ सबसे पहला है संस्कृत उपसर्ग, यानी कि तत्सम उपसर्ग, इसे बोलेंगे तत्सम उपसर्ग। तत्सम, उसके जैसा, सेम। तो तत्सम उपसर्ग है वो संस्कृत वाला जो शब्द होता है उसमें भी उप, और जैसे हिंदी में लाया तो हिंदी में भी उसे एज इट इज वही वैसे ही शब्द है। तो तत्सम शब्द है, तत्सम उपसर्ग तो संस्कृत उपसर्ग बोलेंगे पहला प्रकार। तो उपसर्ग का पहला प्रकार है संस्कृत उपसर्ग, यानी कि तत्सम उपसर्ग, वो जो शब्द संस्कृत से मिलने वाले हैं उसे वो ऐसे ही शब्द संस्कृत से हिंदी में आ गए हैं तो तत्सम उपसर्ग बोलेंगे उसे। दूसरा है हिंदी उपसर्ग। तो संस्कृत भाषा में परिवर्तित करके वो तद्भव बन गए हैं, तद्भव उपसर्ग बोलते हैं इसे। ये तत्सम है, जो संस्कृत में शब्द है वैसे ही शब्द हिंदी में है, तो इसे हम बोलेंगे संस्कृत उपसर्ग।
और सेकंड है हिंदी उपसर्ग, तो तद्भव यानी कि उससे संस्कृत शब्द से हिंदी में ट्रांसलेट होने वाले शब्द जो हिंदी उपसर्ग बोले जाते हैं, तो तद्भव उसके जैसे भाव बताने वाले जो शब्द होते हैं, जैसे कि पर्यायी, समानार्थी ऐसे शब्द होते हैं, वो तद्भव बोलते हैं, तो उसे हिंदी उपसर्ग बोलते हैं। तद्भव उसके जैसे भाव बताने वाले जो शब्द होते हैं, तद्भव, तत्सम यानी उसके जैसे ही, और तद्भव उसके समान, तो उसे बोलेंगे हिंदी उपसर्ग। और तीसरा हमारा प्रकार है उपसर्ग का आगत या विदेशी। आगत या विदेशी, तो इसमें आगत यानी कि नए आए गए जो शब्द है वो, विदेशी यानी कि अरबी, फारसी और अंग्रेजी वाले जो शब्द है जो हिंदी में आए हैं उसे बोलेंगे विदेशी शब्द। तो आगत या विदेशी उपसर्ग हमारा तीसरा प्रकार है। तो जो भी कोई शब्द है, संस्कृत तत्सम है, हिंदी तद्भव है, या आगत विदेशी भाषा के कोई भी शब्द हमारे हिंदी में जो हम यूज़ करते हैं, तो उसे ये तीन प्रकार में हम जो शब्द है उसका सही अर्थ होगा, उसके आगे हम उपसर्ग लगा के जो नए शब्द का निर्माण करके तभी बनेगा उपसर्ग लगाए वाले नए शब्द का निर्माण। अब संस्कृत उपसर्ग में हम कुछ ऐसे शब्द है वो सबसे पहले देखें। संस्कृत उपसर्ग तो अति, तो अति शब्द संस्कृत में भी यूज किया जाता है और हिंदी में भी यूज किया जाता है। अधि शब्द है, अति का मतलब है ज्यादा, अधिक सीमा पड़ती है उसे भी बोलते हैं। परि, वो परि शब्द भी संस्कृत का है, परि यानी कि अति, आगे वाला। और अनु शब्द है, ये सब उपसर्ग है संस्कृत के। अप है, अभी है, अव है, तो ऐसे शब्द से हम जो मूल शब्द मिला है तो उससे हम नए शब्द का जब निर्माण करेंगे तो तभी हम नए शब्द का निर्माण करेंगे। तो ये से आगे जो शब्द लगाएंगे ये संस्कृत उपसर्ग है। तो अति शब्द से जो हम लगाएंगे तब बनेगा, जैसे काल शब्द है हमारा मूल, तो काल यानी कि समय, टाइम, तो ये सही शब्द है, सार्थक शब्द है। तो उसके आगे हम अति लगाएंगे तो हमारा सार्थक शब्द क्या बनेगा, अतिकाल बनेगा। अत्याचार भी बन सकता है, अतिशय भी बन सकता है, अतिक्रमण भी बन सकता है। तो ऐसे कोई मूल शब्द है, इसके आगे हम अति लगाकर यहाँ एक शब्द जो नया बनाएंगे तब हम उपसर्ग आगे, हमेशा उपसर्ग आगे ही लगते हैं। अवतरण बनेगा, यहाँ अधिकतर बनेगा, अनुयायी बनेगा, अपव्यय बनेगा, अभी तो अभ्यंत बनेगा। तो ऐसे हम ये से उपसर्ग लगा के जो शब्द बनाएंगे तो ये हमारे संस्कृत उपसर्ग कहे जाएंगे। अत्यधिक, अति बे अत्यधिक थी, अधिक, इसके आगे हम अति लगा देंगे, अधिक है तो वो सार्थक शब्द है, इसके आगे हम अति लगाएंगे तो ये अत्यधिक बन जाएगा। अब है ऐसे हम कोई भी हिंदी उपसर्ग है, कोई भी विदेशी शब्द है, तो ऐसे सारे शब्दों के आगे हम जो उपसर्ग लगाएंगे वो सारे शब्द नए शब्द का निर्माण करेंगे। पर आपको एक बात याद रखनी है कि आपको जब उपसर्ग लगाने बोले जाएंगे तब आप उपसर्ग को आगे लगाएंगे। उपसर्ग हमेशा आगे ही लगते हैं और नए शब्द का निर्माण करते हैं, तो इसे बोलेंगे उपसर्ग। जैसे कि मैं यहाँ आपको बता दूँ कि उपसर्ग वाले ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपको ऐसे क्वेश्चन में समझा के आपको एक बार फिर समझा दूँ कि ऐसे होता है कि उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है। ऐसा क्वेश्चन मिला है हमको कि सपोज एग्जाम्पल है कि उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है। तो हमें यहाँ पे 4 ऑप्शन मिले हैं। एक है सुयोग, बी में है विदेश, सी पे है अत्यधिक,
और डी पे है सुरेश। उपसर्ग रहित। अब सबसे पहले हम ऐसे जो क्वेश्चन मिले हैं उसमें क्या ध्यान रखेंगे, सबसे पहले तो कोई भी क्वेश्चन मिला है तो क्वेश्चन पहले हमें माइंड पे क्लियर कर देना चाहिए, चाहे लॉन्ग क्वेश्चन मतलब कि लघु क्वेश्चन हो, गुरु क्वेश्चन हो, कोई भी ग्रामर का क्वेश्चन है, कोई लेखन विभाग का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले क्लियर हो जाना चाहिए कि क्वेश्चन सबसे पहले हम क्या बता रहा है। हम एक ही बार देख लेते कि उपसर्ग का क्वेश्चन है, चलो राइट कर दिया, ऐसा नहीं। यहाँ क्या पूछा गया है कि उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है। रहित यानी कि जिसमें उपसर्ग लगाया नहीं गया। तो ये हमें पता है कि चलो उपसर्ग कौन कौन से है, तो वी ये सब उपसर्ग लगाते हैं, पर हमारा यहाँ क्वेश्चन क्या है कि उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है। सबसे पहले हमें ये क्लियर होना चाहिए कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो यहाँ सबसे पहले पूछा है सुयोग, तो ये योग शब्द सार्थक है, इसके आगे सु लगा दिया तो ये तो उपसर्ग वाला शब्द बन गया, तो ये नहीं आएगा। रहित पूछा है मतलब कि उपसर्ग के बिना का शब्द कौन सा है चारों में से। विदेश, तो देश सार्थक शब्द है, उसके आगे वी लगा दिया है तो ये बन गया विदेश, तो ये सार्थक शब्द बन गया, नए शब्द का निर्माण हो गया। अत्यधिक, अधिक शब्द के आगे अति लगाया, अधिक प्लस अति, ये भी उपसर्ग लगाया है तो ये भी नहीं आएगा। अब एक लास्ट में बचा है हमारा सुरेश, तो रेश शब्द का कोई अर्थ नहीं होता और सु है हमारा उपसर्ग नहीं है, ये सुरेश नाम है प्रॉपरली, इसलिए उपसर्ग रहित शब्द सुरेश बनेगा। तो इससे आप समझ जाओगे अच्छी तरह से कि कैसे उपसर्ग होते हैं, कि जो पीछे वाला जो शब्द होता है वो सार्थक होना चाहिए और आगे उपसर्ग लगा के नए शब्द का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे सुरेश शब्द है वो उपसर्ग रहित शब्द है, तो ये हमारा आंसर रहेगा डी। अब दूसरा है किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। देखो यहाँ क्या पूछा है कि किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो इसके भी 4 ऑप्शन आपको दे दे। उपकार, बी है लाभदायक, सी है पढ़ाई और डी है अपनापन। अब देखें हम कि किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो सबसे पहले देखें हम उप, तो एक उपसर्ग लगाया उप, और कार, तो उपकार दूसरों पर किए जाने वाले होते हैं उपकार, तो इसमें उपसर्ग लगाया है, तो ये शब्द हमारा राइट है। अब बाकी के और 3 जो शब्द दिए हैं उसकी हम थोड़ी जानकारी ले लें। लाभदायक, तो ये लाभ शब्द मूल शब्द ही है और पीछे जो शब्द लगाया वो प्रत्यय है, इसलिए ये उपसर्ग वाला नहीं है। अब इसमें क्या है, पढ़ना, ये हमारा मूल शब्द हुआ और इससे बनाया पढ़ाई, तो ये प्रत्यय लगाया है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी प्रत्यय वाला शब्द है। डी पे है अपना, अपना शब्द के पीछे पन लगा दिया, प्रत्यय लगा दिया, तो अपनापन बन गया, तो ये भी प्रत्यय वाला शब्द है, प्रत्यय पीछे लगते हैं, तो ये तीनों हमारे उपसर्ग प्रयोग नहीं हुआ। और ये पहला है उपकार, तो उपकार वो शब्द हमारा प्रयोग लगा हुआ है उपसर्ग का, तो ये हमारा आंसर बनेगा। अब एक आगे तीसरा में एक समझा दूँ क्वेश्चन, तो इससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि उपसर्ग कैसे आगे लगाए जाते हैं। किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। देखो प्रत्यय तो अभी मैं सिखाती हूँ, पर एक बार आपको सिखा दूँ क्वेश्चन, पहले प्रत्यय क्लियर करवा दूँ, उसके बाद हम 2 क्वेश्चन देखेंगे। अब देखते हैं उपसर्ग, तो आपको पता चल गया कि आगे लगते हैं शब्द के और शब्द सार्थक होना जरूरी है और नए शब्द का जो निर्माण करते हैं उसे बोलते हैं उपसर्ग। अब देखें हम प्रत्यय, देखो प्रत्यय किसे कहते हैं, तो प्रति का अर्थ है साथ में, जैसे उप का अर्थ था नजदीक, इसे ऐसे यहाँ प्रति का अर्थ है
साथ में पर, साथ में पर बाद में होता है, बाद में यानी कि पीछे, बाद में होता है। जबकि ओय प्रत्यय, प्रति प्लस अय तभी जाके बनेगा प्रत्यय। तो ये प्रति का अर्थ है साथ में पर बाद में, और अय का अर्थ है चलने वाला, अय। अय का अर्थ है चलने वाला। प्रत्यय के दो प्रकार है, कृत प्रत्यय, प्रत्यय के दो प्रकार, एक है कृत प्रत्यय और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। एक कृत प्रत्यय, दूसरा है तद्धित प्रत्यय। ये प्रत्यय के दो प्रकार है। अब देखें कृत प्रत्यय कि जो प्रत्यय क्रिया के धातुओं के अंत में लगाकर संज्ञा या विशेषण, संज्ञा या विशेषण शब्द बनाते हैं, शब्द बनाते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। इनमें निर्मित शब्द कृदांत कहलाते हैं। इनसे जो बनते शब्द हैं, इनमें निर्मित शब्द कृदांत कहलाते हैं। देखो समझ ले, जैसे उपसर्ग आगे लगाए जाते हैं वैसे ये है प्रत्यय, उपसर्ग एवं प्रत्यय। तो उपसर्ग का मैंने सिखा दिया एग्जाम्पल के साथ। अभी है प्रत्यय। प्रत्यय यानी कि जैसे उप में उप और सर्ग दो शब्द थे, वैसे ही प्रत्यय में प्रति और अय दो शब्द है। तो प्रति का अर्थ होता है साथ में पर बाद में रहना, साथ में पर बाद में। जैसे उपसर्ग आगे लगाए जाते हैं वैसे प्रत्यय पीछे लगाए जाते हैं शब्द के पीछे। अय का अर्थ है साथ में, अय का अर्थ है चलने वाला, साथ में लगेगा तभी आगे शब्द का निर्माण होगा और वो शब्द चलेगा आगे। प्रत्यय के दो प्रकार है, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। सबसे पहले कृत प्रत्यय है कि जो प्रत्यय, यानी प्रत्यय पीछे लगते हैं, तो जो प्रत्यय क्रिया के धातुओं के अंत में, जो क्रिया होती है धातु होते हैं उसके अंत में लगाकर, यहाँ बोला है ना बाद में, तो धातुओं के अंत में लगाकर संज्ञा या विशेषण शब्द बनाते हैं। तो ये धातु और क्रिया वो शब्द होते हैं, उससे संज्ञा बनेगी, विशेषण बनेंगे, तो उन्हें कहेंगे कृत प्रत्यय। और इनमें से जो शब्द का निर्माण होगा, प्रत्यय लगा के नए शब्द का जो निर्माण करेंगे उसे बोलेंगे कृदंत। अब आगे है कि जैसे हम देखें कि कृदंत शब्द कौन से होते हैं, तो धातु क्रिया और प्रत्यय लगा के कैसे शब्द बनाए जाते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा है कृदंत में सबसे पहले धातु और क्रिया वाले शब्द कौन से हैं, और ये हमारा प्रत्यय कौन सा लगता है, फिर नया शब्द बनता है। देखो सुन शब्द लिखा है, तो ये हमारा मूल धातु बना, मूल जो शब्द है उससे प्रत्यय लगाएंगे तो बनेगा, यहाँ लिखा प्रत्यय लगाएंगे सुनवाई, ये प्रत्यय बन गया। सन हमारा धातु है,
तो यहाँ बनेगा कृदंत सुनवाई, तो पीछे लगाया वाई, तो ये प्रत्यय पीछे लगाते हैं और साथ में चलने वाला, तो सुनवाई शब्द बन गया। बुल ये हमारा मूल धातु बन गया, और आवा जो प्रत्यय लगाते हैं तभी जाके बनेगा भूलावा। अब आगे देखें, सिल वो धातु है, मूल हमारी क्रिया है, उसके साथ प्रत्यय लगागे आई तो बन जाएगा सिलाई, तो आई शब्द प्रत्यय है, यावा और सुनवाई ये प्रत्यय लगाएंगे पीछे। आगे बनाएंगे पहन, वो हमारा धातु है, और बनाएंगे प्रत्यय लगा के पहनावा, पहनावा ये हम प्रत्यय लगा के बनाते हैं। दिख ये हमारा धातु है, और ये प्रत्यय लगाएंगे आवट, तब बनेगा दिखावट, दिखावट। आगे है चढ़, नुक्ता लगाएंगे चढ़ आई, तो ऐसे लिखेंगे चौढ़ाई, चढ़ाई। ऐसे नए नए शब्द हम बनाएंगे प्रत्यय पीछे लगाए, जैसे पढ़, पढ़ तो पढ़ा ई। अब देखिए ये तो हुए कृदंत, ये बन गए कृदंत। जैसे कि प्रत्यय के दो प्रकार है, एक तद्धित प्रत्यय और एक कृदंत प्रत्यय, कृत प्रत्यय। अब है तद्धित प्रत्यय। तद्धित वाले प्रत्यय के हम शब्द कैसे बना सकते हैं, तो देखो तद्धित प्रत्यय कैसे होते हैं कि जो प्रत्यय क्रिया को छोड़कर, इसकी डेफिनेशन समझाए तद्धित की, जो शब्द क्रिया को छोड़कर जैसे धातु क्रिया कृत प्रत्यय में आते हैं, यहाँ क्या बोला है कि जो शब्द क्रिया को छोड़कर और विशेषण के अंत या और विशेषण के अंत या बाद में लगाकर उनमें विशेषता लाते हैं, लगाकर उनमें यानी कि नए शब्द बनाते हैं, उनमें विशेषता लाते हैं, वह है तद्धित प्रत्यय। अथवा तो नए शब्द अर्थ वाले विशेषण में प्रत्यय लगाएंगे, फिर नए शब्द का निर्माण होगा, तो उसमें विशेषता लाते हैं, वो है हमारे तद्धित प्रत्यय। यानी कि हमारा जो शब्द होता है तद्धित प्रत्यय का, सोना, माला, और ये प्रत्यय लगाएंगे सेठ, स्त्री, मानव। इसमें प्रत्यय कौन से लगाएंगे कि सोना, तो सोना के पीछे लगाएंगे आर, माला के पीछे लगाएंगे माला ये, सेठ तो इसके पीछे लगाएंगे आ नी, स्त्री तो त्व है वो प्रत्यय है, ता है वो प्रत्यय है, तो सोनार शब्द बनेगा सोनार। माला से शब्द बनेगा मा ला ये, सेठ से आनी प्रत्यय लगाएंगे सेठानी, स्त्री से प्रत्यय लगाएंगे बनाएंगे स्त्रीत्व, मानवता। तो ऐसे हम तद्धित प्रत्यय में भी प्रत्यय लगा के नए शब्द का निर्माण कर सकते हैं और वो विशेषता लाते हैं। सोना है तो सोनार उसे गढ़ता है, तो वैसे माला तो माला से मालाएं बनती है, तो ये विशेषता वाले शब्द है, तो वो है हमारे तद्धित प्रत्यय। अब ऐसे भी शब्द है, एक बार फिर क्लियर कर दूं कि तद्धित प्रत्यय में क्या होता है, जो शब्द क्रिया को छोड़कर
सोना, माला, सेठ, स्त्री, मानव, इसमें कोई क्रिया नहीं है, पर ये विशेष है तो इसमें विशेषता बताने वाले शब्द तद्धित प्रत्यय लगाकर बनाए गए हैं। अब ऐसे कोई शब्द ऐसे हैं जिसके आगे उपसर्ग भी लगते हैं और प्रत्यय भी लगते हैं, ऐसे कुछ शब्द हैं, उसे हम देख लें। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों लगाकर जो अव्यय बनता है वो है अविकारी शब्दांश, उसे बोलते हैं अविकारी। आगे उपसर्ग पीछे प्रत्यय। ऐसे भी कई शब्द हैं कि दोनों यानी कि उपसर्ग एवं प्रत्यय दोनों लगाकर अव्यय बनते हैं, वे अविकारी शब्द है। अविकारी देखो शब्द है, इसके आगे उपसर्ग कौन सा लगाएंगे और पीछे प्रत्यय भी लगाना है और शब्द बनाना है। तो ऐसे कौन कौन से शब्द है जो बोलते हैं अधीन। अधीन आगे है दया, राष्ट्र, रोज, शोभा, पूर्ण, मान, ऐसे शब्द एग्जाम्पल के जरिए आया ऐसा। अब देखो ये बीच में से कट जाएगा ना, हाँ देखो अब उपसर्ग भी लगाएंगे और प्रत्यय भी लगाएंगे। तो इसमें उपसर्ग कौन सा लगाएंगे, जैसे कि अधीन लिखा है तो यहाँ स्व उपसर्ग लगाएंगे, बाद में प्रत्यय कौन सा लगाएंगे, ता, तो बनेगा स्वाधीनता, स्वाधीनता। तो दया है तो निर, इसके पीछे ई तो लग गया निर्दयी। राष्ट्र तो अंत लगाएंगे प्रत्यय और ईय लगाएंगे ये लगाए अंत लगाएंगे उपसर्ग और ईय लगाएंगे प्रत्यय, तब बनेगा अंतरराष्ट्रीय। अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय। रोज तो है बेरोजगारी, बन जाएगा बेरोजगारी। शोभ तो अ-ईय प्रत्यय, अशोभनीय। ऐसे तो कई शब्द हैं जिसके प्रत्यय और उपसर्ग दोनों लगते हैं, ऐसे अविकारी शब्द होते हैं। पूर्ण है तो इसके आगे लगाएंगे ता लगाएंगे तो परिपूर्णता बन जाएगा परिपूर्णता। मान है तो बनाएंगे अभिमानी, अभि प्रत्यय उपसर्ग लगाएंगे और ई लगाएंगे प्रत्यय तो अभिमानी। तो ऐसे हम उपसर्ग और प्रत्यय दोनों लगाकर भी जो शब्द बनाते हैं उसे बोलेंगे अविकारी शब्द। अब प्रत्यय, जैसे मैंने उपसर्ग के 2 एग्जाम्पल बताए थे वैसे मैं प्रत्यय के बता दूं। जैसे कि यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित शब्द में से प्रत्यय लगा हुआ है, किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है, किस शब्द में प्रत्यय लगा है। 4 शब्द हैं, सागर, नगर, अगर मगर, और लास्ट है जादूगर। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है।
तो हमें अब शब्द देखना है कि पहला वाला शब्द सार्थक कौन सा है। तो सागर प्रॉपर शब्द है, नगर भी शब्द है, अगर मगर ये दोनों शब्द है, और ये हमारा जादूगर, तो इनका मेन शब्द क्या है, जादू, और प्रत्यय लगाया घर तो बन गया जादूगर। तो ये है हमारा प्रत्यय लगा हुआ शब्द। तो ऐसे प्रत्यय वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक और देख ले कि उपसर्ग युक्त शब्द कौन सा है। तो इसमें है आहार विहार। अब एक उपसर्ग युक्त शब्द, युक्त यानी उपसर्ग लगाया हुआ शब्द कौन सा है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो देखो कि आहार विहार, चढ़ावा चढ़ाई, चढ़ावा चढ़ाई, तीसरा है बुलावा बुलाई, बुलावा बुलाई, और लास्ट में है डूबता चढ़ता, डूबता चढ़ता। अब ये चारों शब्द दिए हैं, उसमें उपसर्ग युक्त यानी उपसर्ग लगा हुआ शब्द कौन सा है। तो चढ़ावा तो चढ़ना तो चढ़ाई, ये तो प्रत्यय लगाया, ई भी प्रत्यय लगाया, भूल तो बुलावा प्रत्यय, बुलाई तो भूल तो बुलाई प्रत्यय लगाया, डूबता तो डूबता प्रत्यय लगाया, चढ़ता तो चढ़ और इसके पीछे प्रत्यय लगाए। और ये शब्द एक है आहार विहार, तो ये हार शब्द है, उसके आगे उपसर्ग लगाया आ, हार है पीछे आगे लगाया विहार, तो ये हमारा उपसर्ग युक्त शब्द है। तो आज मैंने जो उपसर्ग एवं प्रत्यय के बारे में जो ग्रामर का जो पॉइंट समझाया, आपको समझ में आ गया होगा। इसका ये वीडियो अच्छे से देखना, उसके बाद मैं जो क्वेश्चन आंसर दूंगी वो आप अच्छी तरह से नोट में लिख लेना। ओके, थैंक यू।